हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने जो अपना पिछली क्लास तक का जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, ओम्स लॉ से पहले का टॉपिक था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने उसके बारे में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो पढ़ा था, और हमारे कुछ सिंबल्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है बच्चों ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी लॉज हैं उसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ओम्स लॉ हमारा बेसिक लॉ होता है बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ ने बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए पहले सर्किट बना देता हूँ कि मेरे एक सर्किट है और सर्किट का कुछ ना कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है। अभी ये भी पढ़ेंगे ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो ये जिगजैग लाइन जो है ये शो कर रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इस पर एक बैटरी अप्लाई कर दी, प्लस माइनस सेल बोल सकते हो, बैटरी बोल सकते हो। उसकी जो वोल्टेज थी वो क्या है, V है। और एक स्विच कनेक्ट कर दिया। स्विच कनेक्ट करना जरूरी होता है हमारे लिए। और अब बच्चों हमें दो चीज और कनेक्ट करनी पड़ती है। एक आता है हमारा एमीटर। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, क्योंकि जैसे ही आपने वो करा है और बैटरी वो करी है तो इसके अंदर से क्या पास होनी स्टार्ट हो जाएगी, करंट पास होनी स्टार्ट हो जाएगी, आई जिसको बोलते हैं। अगर ये स्विच ओपन नहीं है तो करंट पास नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो यहाँ पर आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो करंट इससे जाएगी। और जब ये इससे भी पास होगी तो इसका मतलब ये मेजर करेगा। एनोमीटर एक वो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये पढ़ेंगे धीरे धीरे चैप्टर को, अभी इतना ध्यान रखना, फिर और वापस बताऊंगा इस चीज को। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये एमीटर में प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं। कहाँ कनेक्ट करना है, इधर वोल्टेज प्लस है तो जो साइड प्लस की तरफ जा रही है वो प्लस की साइड, और जो माइनस की साइड जा रही है वो माइनस। उसी तरीके से एक वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया जाता है, जो इस जो रेजिस्टर लगा होता है उसके पैरेलल में लगा होता है। तो एक वोल्टमीटर इधर लगाया हमने, और सेम कंडीशन जैसे प्लस माइनस का, तो इधर प्लस गया तो इस वोल्टमीटर के इस साइड प्लस, और ये इधर गया तो इधर माइनस। अभी जस्ट आपने इतना ध्यान रखना है और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। ठीक है, अब जो ये आपने वोल्टेज अप्लाई करी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस टू पॉइंट। जो मैंने इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है ना, जो भी आपने इस पर क्या अप्लाई किया है पोटेंशियल, ये हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये वाला होता है, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट I पासिंग थ्रू इट। इन्हीं पॉइंट से कितना करंट पास हो रहा है, तो कितना करंट पास हो रहा है I। तो हमारा जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, करंट I पर। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, एक मार्क्स के लिए ये पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है ना, अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें पूछी जाती है ये कंडीशन कि जो ओम्स लॉ है वो किस पर वेरीफाई होता है, कौन सी कंडीशन होती है। कांस्टेंट प्रेशर ए ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन कांस्टेंट टेंपरेचर दे देगा, सी ऑप्शन बोथ प्रेशर एंड टेंपरेचर कांस्टेंट, और डी हो जाएगा नन ऑफ दीस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी कांस्टेंट टेंपरेचर पर। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। आते हैं ओम्स लॉ पर, इसको थोड़ा इजी वे में समझाता हूं। देखो, अगर आपके पास एसी है और आपके पास फैन है, पंखा है, दोनों में ही किसको करंट ज्यादा चाहिए चलने के लिए, किसको चाहिए, एसी को चाहिए या पंखे को चाहिए, एसी को चाहिए, क्योंकि वो बड़ा अप्लायंस है। तो इसका मतलब जितना अप्लायंस बड़ा होता है उसको उतनी ही ज्यादा करंट देने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ पर हम वोल्टेज सेम लगाते हैं क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई सेम आती है 240 वोल्ट की, जिसके बारे में हमें बात करना है। तो जितना बड़ा डिवाइस या जितनी करंट आप चाहते हो ज्यादा फ्लो करे, तो इसका मतलब ज्यादा फ्लो के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको बैटरी बड़ी कनेक्ट करनी पड़ेगी। सिंपल इजी वे समझा देता हूँ बाइक और कार का। बाइक में छोटी बैटरी होती है, कार में बड़ी बैटरी होती है। क्यों, क्योंकि कार में इक्विपमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, एसी है, बाइक में नहीं होता। कार में हेडलाइट बैकलाइट भी होती है, गाड़ी बाइक में भी होती है, गाड़ी में भी होती है, लेकिन गाड़ी में ज्यादा अमाउंट, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको रन कराने के लिए और बड़ी बैटरी। वेयर एज आप ट्रक में चले जाओगे तो वहां बहुत बड़ी बैटरी यूज करी जाती है, गाड़ी से भी ज्यादा बड़ी। तो जितना हमें आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए चीजों को काम करवाने के लिए, बैटरी उतनी बड़ी अप्लाई करनी पड़ेगी। बैटरी का मतलब सीधा सीधा पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा करंट चाहिए तो वोल्टेज उतना ही ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक चीज आगे ध्यान रखना, जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक
इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट जो है यहाँ पर वो आर है, और ये आर क्या है, इस आर को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी डिवाइस, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और कैसी प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जिसका काम क्या होता है, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज, या आप करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा जब भी करंट बनता है, तो करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो वो आपका रेजिस्टेंस है, डिनोट किससे करते हैं, आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला होता है जो हमारा ओम्स लॉ का, जैसा फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का। इसको थोड़ा और बताता हूं, इसको रिलेट करना है एक चीज से। मैंने क्या करा, इधर मोटर कनेक्ट कर दी। क्या कनेक्ट कर दी, मोटर कनेक्ट कर दी पानी की। और आपको क्या करना है, एक ये पाइप्स हैं, और मैंने बोल दिया कि आपको एक टंकी को भरना है, टैंक, ठीक है। मोटर प्रेशर अप्लाई करती है किस चीज के लिए, पानी के लिए। तो इसका मतलब मोटर को तो आप बैटरी मान सकते हो, तो ये वो आपका वोल्टेज हो गई। वोल्टेज मतलब V, जो आप अप्लाई कर रहे हो प्रेशर। इसके अप्लाई करने से इसके अंदर वाटर उतने ही प्रेशर से मूव करेगा। वाटर उतने ही प्रेशर से क्या करेगा, मूव करेगा। अब जो यहाँ पर वाटर है, वाटर का जो फ्लो है उसको आप मान लो कि करंट है। तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब मोटर जो है वो जितना बड़ी मोटर होगी, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, जितनी बड़ी मोटर उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है। तो जितना बड़ी मोटर, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका वाटर का फ्लो होगा। वाटर फ्लो होने का मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ से तो ये वेरीफाई हो गया, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर पाइप के बीच में क्या आ जाए, कूड़ा आ जाए, डेब्री बोल सकते हो इसे, अगर कूड़ा आ जाए बीच में, गार्बेज आ जाए, तो वो जो कूड़ा है वो क्या करेगा, पानी के फ्लो को क्या कर देगा, कम कर देगा ना। प्रेशर कम हो गया, यहाँ से तो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन पानी का फ्लो हो पाएगा, पानी का फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से जैसे ये जो डेब्रीज या है, ये एक तरीके से काम करते हैं किसका, रेजिस्टेंस का। तो सेम ओम्स लॉ वेरीफाई है, जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, करंट उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लो होगा। और जितना करंट फ्लो होगा, आपकी चीजें उतना अच्छे से काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके बीच में कूड़ा ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, इस मोटर पर जोर पड़ेगा और ये गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारे जो सर्किट है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, करंट फ्लो नहीं कर पाता ढंग से, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, करंट फ्लो ना होने की वजह से हमारा जो सर्किट है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, या जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का, जो हमने पढ़ना है। तो अभी तक आपको ये ध्यान आ गया होगा, ठीक है। इसको रब करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओम्स लॉ। अब जो यहाँ पर ये ओम्स लॉ है ना, ये बच्चों एक लीनियर रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन। इस लीनियर रिलेशन को समझाना की कोशिश करता हूँ। मैंने माना मेरे पास एक ग्राफ कंसीडर किया मैंने, एक साइड मैंने वोल्टेज अप्लाई करी, एक्स एक्सिस जो है वो वोल्टेज के लिए है, और सॉरी इधर वोल्टेज है और इधर करंट, ठीक है ना। इधर वोल्टेज है और इधर क्या है, करंट है। ये वाई एक्सिस, इधर करंट फ्लो हो रहा है। तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, मैंने वोल्टेज इधर करा तो करंट उतना ज्यादा बढ़ा, आपने वोल्टेज इधर दिया और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो ये एक रिलेशन जो चलेगा वो कुछ ऐसा चलेगा, और इसको बोलते हैं लीनियर कर्व। क्यों, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, आई पर। और कैसे डिपेंड कर रहा है, सिंगल पावर पर। अगर सिंगल पावर करता तो लीनियर रिलेशन आता है, यहाँ आई की वजह अगर मैं पावर को स्क्वायर कर देता तो ये कर्व लीनियर नहीं होता।
लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन मतलब जो एक एक पावर पर डिपेंड करे, ठीक है ना। एक लीनियर रिलेशन जो होती है हमारी वो होती है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। मैथ्स का फंक्शन है ये रिलेशन का। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c भी होता है, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी। तो y इज इक्वल टू mx, इसका मतलब y एक फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, ठीक है ना। y एक फंक्शन जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। सिमिलरली जब इसको कंसीडर करोगे तो v इज इक्वल टू ri, तो वोल्टेज जो है उसको हमने y पर शो किया था, किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली ना। तो इसका मतलब vi जो है हमारा वो x की तरह है, क्योंकि इस रिलेशन में y डायरेक्टली डिपेंड है x पर। जितना x बढ़ता जाएगा y बढ़ता जाएगा, जितनी करंट बढ़ेगी वोल्टेज उतनी ज्यादा चाहिए, या वोल्टेज जितनी बढ़ेगी करंट उतना ज्यादा चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया। अब ये जो r है, ये r अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये r कैसे निकलेगा, v अपॉन में i। ये r कैसे निकला, v को i से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ से उसी तरीके से जैसे ये था, ये जो m है अगर इसको निकालना है तो आपको y अपॉन x करना पड़ेगा। अब बच्चों आप सोच रहे हो ये m क्या है, इस m को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब इस कर्व की ढलान, स्लोप मतलब इस कर्व की ढलान। और ये ढलान जो निकलती कैसे, स्लोप निकलता है ऊपर y है ना, तो y कोऑर्डिनेट को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, x कोऑर्डिनेट से। जब डिवाइड कर दोगे तो सॉल्व होने के बाद जो चीज निकल के आती है वो स्लोप है। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, v है, x कोऑर्डिनेट क्या है आपका, i है, तो v बाय i ही आपका क्या बना, स्लोप बना। क्या बना आपका, स्लोप। और ये स्लोप आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ vi, vi, ठीक है ना। ये जो कॉलन साइन है माइनस नहीं है, ये एक तरीके से हमारा स्लैश बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ vi ग्राफ, जो भी हमारा ग्राफ है उसमें जो एक कर्व बना है उसका जो v बाय i का पार्ट है वो हमें क्या देगा, गिव्स रेजिस्टेंस। तो क्या देगा, रेजिस्टेंस। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आता भी है, एक मार्क्स में पूछा जाता है स्लोप vi कर्व क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है या क्या देता है, तो क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो v बाय i आपका क्या होता है, r होता है, और वो v बाय i ही आपका स्लोप भी है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स कर्व क्या होता है, ओम्स लॉ तो पढ़ लिया, ओम्स कर्व, ये जो कर्व बना है vi कर्व बोलते हैं इसको, vi कर्व। ओम्स कर्व को vi कर्व बोलते हैं, ओम्स कर्व को क्या बोलते हैं, vi कर्व या vi ग्राफ। तो वो ये वाला ग्राफ है, ये ओम्स लॉ का है। कोई बोले नॉन ओम्स लॉ का क्या हुआ, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। ओम्स लॉ में स्ट्रेट चलता है, नॉन ओम्स लॉ में आपको स्ट्रेट नहीं करना, कैसे भी लाइन ऐसे ऊपर ले जाओ, ऐसे नीचे ले जाओ, सर्कल मत बनाना बस। तो ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये नॉन ओम कर्व है, नॉन ओम कर्व, ठीक है ना। तो ये ओम्स लॉ कर्व भी, ये नॉन ओम्स लॉ है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा। तो ये आपको समझ आ गया होगा ओम्स लॉ। मेन फॉर्मूला क्या आपका, v इज इक्वल टू i। तो जितना आपको करंट देना है उतनी ही बड़ी आपको बैटरी या उतना ही ज्यादा पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। रेजिस्टेंस में आपको बता चुका हूँ, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करे, रोके किसके फ्लो को, करंट के फ्लो को। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा, करंट। या फिर आप बोल सकते हो करंट जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना कम। तो किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस को हिंदी में समझ लो, पाइप के अंदर कूड़ा, जितना पाइप के अंदर कूड़ा होगा पानी का फ्लो नहीं हो पाएगा। पानी फ्लो मतलब करंट का फ्लो। तो कोई भी सर्किट रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। आया समझ में, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और कोई भी डिवाइस या कोई भी कंडक्टर या कोई भी कंपोनेंट हो गया जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। आया समझ में, ठीक है। तो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो ओम्स लॉ कर लिया हमने, एक बार रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और ओवरव्यू देखते हैं। रेजिस्टेंस तो जैसा कि मैंने बताया क्या है, एक तरीके से प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी कंडक्टर की, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जिसका काम क्या होता है, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट, जो करंट या फिर चार्ज के फ्लो को क्या करे, रोके। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस। जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टर होता है, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। और इस ओम को हम डिनोट करते हैं इससे। ये क्या होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं, लैटिन वर्ड है, क्या बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है, लैटिन वर्ड, लैटिन अल्फाबेट है। तो ये हो गया हमारा ओमेगा। अब देन उसके बाद एसआई यूनिट तो हमें पता चल गई, रेजिस्टेंस पता चल गया, और इसको शो कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन जो बनती है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे कि ये है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखो बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V by I। कहां से आया, V इज इक्वल टू IR होता है, तो R क्या हो जाएगा, V by I। अब ये है, अब रेजिस्टेंस 1 ओम आ रहा है, तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब आएगा, जब आपकी वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी, और आपका करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो ये हो गया 1। तो 1 ओम को आप और कैसे लिख सकते हो, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। तो जब भी किसी सर्किट से when 1 volt of potential is applied to flow the current of 1 ampere, then the resistance of the circuit या conductor is 1 ohm। तो जब जो रेजिस्टेंस होगा हमारा सर्किट या कंडक्टर का, वो कितना होगा, 1। तो ये हमारे पास डिफाइन हो गई किसकी, 1 ओम की। अब इसी रेजिस्टेंस में हमारे पास फैक्टर होते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किसी चीज पर करता है। हमने ये तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो एक कंडक्टर का होता है या किसी मटेरियल का होगा जो करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये जो रेजिस्टेंस है किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। और बच्चों ये क्वेश्चन आता जरूर है, 100% पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता कैसे है, स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ इट्स VI कर्व, स्टेट ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं। तो एक चीज मैं और बता देता हूँ, ओमिक कंडक्टर जो होते हैं हमारे, ओमिक कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को ओबे करे। ओमिक कंडक्टर वो विच ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करे। और ओम्स लॉ को ओबे कौन करने वाले हैं बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर बोल सकते हो आप, बैटरी होता है, ठीक है, एमोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर भी होता है, और एक रियोस्टेट भी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक रियोस्टेट। तो ये हमारे ओमिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ लेगा, और साथ के साथ एक ग्राफ निकालने के लिए पूछ लेगा, वो जो अभी क्वेश्चन करेंगे हमने न्यूमेरिकल करने हैं इसके। और उसके बाद जो हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग हमारा किसके, कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गिव 4 फैक्टर ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है ना। तो वो फैक्टर करते हैं, अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए।